मेरी बीवी हर रोज मेरे छोटे भाई के कमरे में जाती थी। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मेरे छोटे भाई की जोर जोर से हाँफने की आवाज आने लगती थी। आखिर यह दोनों उस कमरे में करते क्या है? इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने एक दिन मेरे छोटे भाई के कमरे में छुपकर सब कुछ जानने का प्लान बनाया और वहां एक कोने में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद जब मेरी बीवी उस कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह दोनों। मेरा नाम रामू है। मेरे पापा के पास ज्यादा जमीन जायदाद ना होने की वजह से वह ड्राइवर की नौकरी करके हमारा घर चलाते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरी मेहनत और उनके साथ की वजह से मैंने अच्छी नौकरी पाली थी। अब हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा और अपने छोटे भाई को भी मैं अच्छे से पढ़ाने लगा। ऐसे ही कुछ वर्ष निकले कि एक बार मेरी माँ कपड़े धो रही थी, तभी उनके अचानक से तबीयत खराब हो गई और चक्कर आने की वजह से वह गिर गई। गिरने की वजह से उनकी कमर में काफी चोटें आई, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया था। अब समस्या आ पड़ी थी कि हम लोगों के घर का काम कौन करे। अच्छी कोई नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। काफी जगह पता किया लेकिन कोई फायदा न हुआ। तभी हमारे पड़ोस के अंकल हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना रामू की शादी करवा दी जाए। वैसे भी रामू की शादी की उम्र हो गई है और इससे तुम्हारे घर में रौनक भी आ जाएगी, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बाद पूरा घर शांत सा लगता था। पिताजी ने भी हाँ बोल दी और अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गए। तभी कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे रामू के पास अब अच्छी नौकरी भी है और काफी संस्कारी होने की वजह से मैं इसका रिश्ता करवाने आया हूँ। मेरे साले की लड़की है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, बहुत गुणवान लड़की है, इसलिए मैंने उसका रिश्ता रामू के साथ करने की सोची है। अगर तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम ही रिश्ता लेकर आए हो तो कोई बुराई नहीं हो सकती। इसलिए मेरे पिताजी ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद वह लोग मुझे देखने आए और उन्होंने झट से मुझे पसंद कर लिया और चंद दिनों में ही हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। लड़की का नाम कम्मो था। कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हुई और बड़ी ही धूमधाम से कम्मो को हमारे घर में लाया गया। सभी रस्मों रिवाजों के साथ मैंने और कम्मो ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। कम्मो सर्वगुण संपन्न होने की वजह से उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ की भी देखरेख करती और कुछ ही दिनों में उसने हमारी माँ की कमर को बिल्कुल ठीक कर दिया। वह रोज शाम को मेरी माँ को बाहर घुमाने लेकर जाती थी और जब मैं घर आता तो मेरी खैर खबर में लग जाती। वो अपने माता पिता के जैसे ही मेरे माता पिता का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही वो हम सबको छोड़कर चली गई। पूरा घर दुख में पड़ गया था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन की उथल पुथल में लग गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए। कम्मो के बुआ और उनके कुछ जानकार थे। पड़ोसी गांव में उनकी कोई रिश्तेदारी होने की वजह से वहां कोई फंक्शन में आए थे। इसी वजह से आते हुए हमसे मिलकर भी चले जाए, ये सोचकर हमारे घर आ गए और हम लोगों के साथ एक रात रुकने का निर्णय कर लिया। ऐसे ही उन लोगों के साथ एंजॉय करते हुए और बातें करने में कब एक दिन का समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला और दूसरे दिन वो लोग चले गए और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को संभाल भी ना पा रहा था। दवाई वगैरह लेने के बाद मुझे कुछ ठीक लगा, तब मैं घर आ गया। कम्मो ने जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने कोई ना कोई बहाना बना लिया और कमरे में चला गया। मैं नहीं चाहता था कि कम्मो को किसी भी तरह की कोई फिक्र हो। मैंने पहले तो नॉर्मल तबीयत खराब जैसा सोच लिया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों के पास चेकअप करवाया गया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तो उसमें यह लिखा था कि मेरे दिल में एक छेद है। उस समय कम्मो भी मेरे साथ ही थी,
क्योंकि जब मैं चेकअप करवाने आ रहा था तो वो जिद करके मेरे साथ आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और रोज़ाना लेने को कहा। मैं रोज़ाना दवाई के साथ कुछ कुछ दिनों से डॉक्टर से चेकअप करवाने लगा। एक दिन कम्मो के मायके से फ़ोन आया कि कम्मो के भतीजा हुआ है, इसीलिए छोटा सा लेडीज़ फंक्शन रखा गया है। वो लोग कम्मो को कुछ दिनों के लिए लेने आ रहे हैं। मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन कम्मो ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने कम्मो को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कम्मो ने मेरी एक न सुनी और वहां पर नहीं गई। खैर, जैसे तैसे कम्मो ने वहां उन लोगों को भी समझा दिया। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। वो रोज मेरे छोटे भाई अनिल के कमरे में जाती थी। जब मैं ऑफिस चला जाता या सो जाता, तब वो मेरे पीछे से उसके कमरे में जाती। जैसे ही कम्मो को गए हुए कुछ देर होती थी तो श्यामू की जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जब भी कम्मो से इस बारे में पूछने की कोशिश करता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को बदल देती। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगाना था कि आखिर कम्मो कर क्या रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में कम्मो को फटकार भी लगा देता, लेकिन उसे कोई फर्क ना पड़ता था। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मुझे खाना खिलाकर रोज रात को कम्मो श्यामू के कमरे में जाने लगी और दिन के समय में जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल जाता तो वह श्यामू के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर चला जाता, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस लौट आता, यह देखने के लिए कि कम्मो कहाँ पर है। लेकिन आकर जब देखता तो कम्मो श्यामू के कमरे में जा रही होती थी या फिर कभी आ रही होती थी। मुझे तो अब कम्मो और श्यामू पर शक होने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। आखिर कम्मो मेरी बीवी थी, उसे पूरा हक था मुझे सब कुछ बताने का, और मुझे पूरा हक था कि कम्मो जो कुछ भी कर रही है उस चीज का मुझे पता हो। लेकिन मुझे कम्मो इस लायक नहीं समझती थी और वह, खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। मेरा शक तो चरम सीमा पर पहुंच गया था। कम्मो का स्वभाव भी बदलने लगा था। जब भी मैं कम्मो से इसके बारे में पूछता था तो पहले तो वह बात बदलती थी, लेकिन इन दिनों में वह चिड़चिड़ी हो जाती। जब भी मैं इस बारे में बात करता, कम्मो मुझ पर गुस्सा करने लगती और कहती कि आपको शक के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। उसकी इस तरह की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कम्मो कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी। इतनी समझदार लड़की अब गुस्से वाली हो गई थी। मैंने कम्मो के पिताजी से बात की। कम्मो के स्वभाव के बारे में तो उन्होंने कम्मो से बात करने के लिए बोल दिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि आखिर हमारे घर का मैटर था। मैं उन्हें कैसे बोल सकता था कि कम्मो तो। लेकिन जैसे तैसे दिन निकलते गए। एक दिन मैंने श्यामू को अपने साथ लिया और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर बने गार्डन में ले गया। श्यामू बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तभी मैंने गुस्से भरी निगाहों से श्यामू की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा कम्मो के साथ। तभी श्यामू ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, वो मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती हैं। मुझे उसकी इन मीठी मीठी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो है इन दोनों के बीच। मैंने श्यामू की तरफ घूरते हुए कहा कि देखो श्यामू, चुपचाप साफ साफ बता दो कि कम्मो तुम्हारे कमरे में क्या करने आती है। श्यामू ने कहा कि नहीं भैया, भाभी तो मेरे कमरे में आती ही नहीं है। उसने सरेआम झूठ बोल दिया था। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और मैंने खींच के एक तमाचा श्यामू की गाल पर जड़ दिया। अपने जवान भाई पर इस तरह हाथ उठाना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर में करता भी क्या। श्यामू झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, जो मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। तभी चिल्लाने की वजह से मुझे खांसी होने लगी। श्यामू दौड़कर गया और वहीं से पानी ले आया और मुझे पिलाया। मुझे उसकी ये फिक्र करना बिल्कुल झूठी लग रही थी, मानो मुझे श्यामू से घिन आ रही हो। मैं उसे वहीं पर छोड़कर घर आ गया। आज मैंने सुबह सुबह सोचा कि सब कुछ पिताजी को बता दूं,
लेकिन फिर मेरे कदम वही रुक गए कि उन्हें दुखी करना ठीक नहीं है। अब मैं ज्यादा समय घर से बाहर ही बिताने लगा, क्योंकि जब भी घर में मैं उन दोनों को देखता तो मेरा खून खोल उठता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त सौरभ को इस बारे में बताया। सौरभ हमेशा से मेरी हर दिक्कत में मदद करता आया था। सौरभ ने कहा कि बात तो गंभीर है, लेकिन श्यामू तो इतना सीधा सा है और धार्मिक ख्यालात का भी है, फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने सौरभ से कहा कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ संबंध है, जिसकी वजह से कम्मो मुझसे रूखी सूखी रहती हैं और श्यामू के पास ज्यादा रहती हैं। सौरभ ने कहा कि क्यों ना तुम उन दोनों पर नजर रखो, फिर अपने आप सच सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा ही करूंगा। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में छुपकर देखूं कि आखिर इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। इसी प्लान को बनाते हुए मैं श्यामू के कमरे में गया और वही बने एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद कम्मो कमरे में आई और उसके हाथ में आज एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं देखकर भौंचक्का रह गया कि इन दवाइयों और तेल का कम्मो आखिर क्या करेगी। कुछ देर बाद देखा तो श्यामू अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर घाव थे। कम्मो ने उस तेल में कुछ हल्दी और कुछ पाउडर मिलाया और दवाइयों के साथ उसका एक लेपन बनाया और श्यामू के घाव पर लगाने लगी। साथ ही उसके पैरों के मालिश करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस कोने से बाहर निकल आया और कम्मो का हाथ पकड़कर बोला कि यह सब क्या हो रहा है। तभी कम्मो मुझे देखकर एकदम से घबरा गई और श्यामू भी अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसने कम्मो का हाथ मुझसे छुड़वाया और कहने लगा कि भैया, इसमें कम्मो भाभी का कोई दोष नहीं है, यह तो बेचारी भलाई का काम ही कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि श्यामू क्या कह रहा है। तभी श्यामू ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे खून की उल्टियां होने लगी थीं। तभी भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस में गए हुए थे। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और रिपोर्ट्स निकाली तो उसमें मुझे ब्लड कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, इसीलिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। लेकिन भाभी ने मुझसे कहा कि श्यामू, हम इस बारे में रामू से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि रामू के दिल में छेद है। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि रामू को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से मैंने और भाभी ने आपसे यह बात छुपाई कि मुझे ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के चलते मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था और घाव हो गए। इसी तरह भाभी रोज रात को और दिन में आपके चले जाने के बाद मेरे शरीर में मालिश करती, ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिले, और मेरे घाव पर मलहम लगाती थी ताकि यह घाव भर जाए। और यह नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में पता चले, क्योंकि इस बारे में अगर आपको पता चल जाता तो आप और परेशान हो जाते। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देनी थी। इस वजह से भाभी ने आपको बिना कहे चुपके से मेरा इलाज शुरू कर दिया। तभी कम्मो ने कहा कि यह भी तो मेरे बेटे जैसा है, अगर मेरे खुद के बेटे के साथ ऐसा होता तो मैं ये सब करती ही ना। इसीलिए श्यामू भी मेरे बेटे समान है, इसीलिए मैंने उनका इलाज करना शुरू किया। बस इसीलिए मैं चुपके से आती थी। और रही बात मेरे गुस्से की, तो मैंने तुम पर गुस्सा दिल से नहीं, बल्कि जानबूझकर किया था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम मुझसे बार बार ये सवाल ना करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें बार बार झूठ बोलना। इसलिए मैंने गुस्सा करना शुरू कर दिया था। अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैंने कम्मो का हाथ पकड़ा और उससे माफी मांगना शुरू कर दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने श्यामू से भी हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। एक अच्छे भाई का फर्ज होता है कि वह अपने भाई की हर बीमारी में उनकी सहायता करे, उसकी सेवा करे। लेकिन मैंने तो आप लोगों पर गंदा शक किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन श्यामू ने मुझे कहा, भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसे चोरी चुपके से कार्य करे तो हर किसी को शक हो जाता है, और फिर तुम्हारी क्या गलती, तुम तो खुद ही पहले से बीमार हो। कम्मो ने भी मेरा हाथ थाम लिया और कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
लेकिन अभी आप इसी वजह से कोई भी चिंता नहीं करेंगे जिससे आपकी तबीयत खराब हो। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली जिसको मेरी और मेरे भाई की इतनी फिक्र है। भला आज के ज़माने में कौन इतनी अच्छी होती है जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह हो, लेकिन वह थी मेरी कम्मो सबसे बेहतर थी और सबसे अच्छी थी। मैं भगवान से धन्यवाद कर रहा था इतनी अच्छी बीवी देने के लिए। अब मेरे मन में खुशी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी थी कि मैंने अपनी देवी जैसी बीवी पर इतना शक किया और अपने भाई पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरी बीवी के साथ कुछ करता है। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि मैंने अपने बीमार भाई पर हाथ उठा दिया, और वो भी उस समय जब उसे इतनी बड़ी बीमारी थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तक पूरी सच्चाई ना जान लूं तब तक ऐसे इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। हमारी बातें सुनकर पिताजी भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बच्चों, इतना शोर कैसे हो रहा है। मैं तो शर्म के मारे कुछ भी ना बोल पाया, लेकिन कम्मो ने उन्हें सब बात बताई। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शक हमेशा रिश्ते खराब ही करता है। शक करने से तो बेहतर है कि अपनी बात बोलकर आशंका को दूर ही कर लो। मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई थी, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। खैर, मैंने अपनी गलती को सुधारते हुए मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं श्यामू की इस बीमारी को जड़ से खत्म करके ही दम लूंगा और हमेशा अपने बेटे जैसे ही रखूंगा। जब मैंने ये बात कम्मो से कही तो वो भी मेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ओनल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।